हेलो दोस्तों। आज देखेंगे सिंधु घाटी सभ्यता और वैदिक सभ्यता। तो देखते हैं कि सिंधु सभ्यता है क्या और वैदिक सभ्यता क्या है। दोस्तों सबसे पहले देखेंगे सिंधु या हड़प्पा सभ्यता। तो सिंधु और हड़प्पा सभ्यता में देखते हैं सिंधु को इंडस वैली सिविलाइजेशन भी बोला जाता है। हड़प्पा सभ्यता जो है वो सबसे पुरानी सभ्यता है। इस सभ्यता के लोग जो थे उनका जो मूल निवासी था वो द्रविड़ लोग थे। भारत के मूल निवासी हड़प्पा सभ्यता के जो थे वो कौन से निवासी थे? द्रविड़ निवासी थे। सिंधु सभ्यता के बारे में 1857 में कराची और लाहौर के बीच रेल पटरी बिछाने के दौरान जॉन वॉर्टन द्वारा और विलियम ब्रंटन द्वारा क्या किया गया, वो हड़प्पा और मोहनजोदड़ो के बारे में पता चला। क्यों? क्योंकि जब रेल की पटरी की खुदाई चल रही थी तो दो नगर के बारे में पता चला जिसका नाम हड़प्पा और मोहनजोदड़ो था। अब देखेंगे कि पाकिस्तान के प्रांत में स्थित हड़प्पा नामक स्थान पर पहली बार उत्खनन के कारण इस सभ्यता को हड़प्पा सभ्यता के नाम से भी जाना जाता है। हड़प्पा सभ्यता जो है शहर जो है वह रावी नदी के किनारे स्थित है, जबकि मोहनजोदड़ो सिंधु नदी के किनारे स्थित है। हड़प्पा रावी नदी, मोहनजोदड़ो सिंधु नदी के किनारे स्थित है। लगभग 5000 साल पहले एक उच्च स्तरीय सभ्यता बोले तो डेवलप कल्चर जो थी वहाँ की थी, मतलब वहाँ के लोग शहर की तरह जीवन व्यतीत करते थे जिसकी नगर नियोजन व्यवस्था उच्च कोटि की थी। लोगों को नालियों तथा सड़कों के महत्व का ज्ञान था। सिंधु सभ्यता एक नगरीय सभ्यता थी। सिंधु सभ्यता एक नगरीय सभ्यता थी, इसलिए वहाँ के लोग नगर नियोजन व्यवस्था से प्रचलित थे और वहाँ के लोगों को नालियों और सड़कों के बारे में ज्ञान था। सिंधु सभ्यता के लोग ईंटों का प्रयोग करते थे और गुजरात का जो शहर है वह सिंधु सभ्यता का एक स्थल है, एक भाग है जो एक प्रमुख बंदरगाह हुआ करता था। उसके बाद मोहनजोदड़ो में सबसे बड़ा भवन का नाम है धान्यागार और वहाँ का एक स्नानागार है जिसे विशाल स्नानागार है और यह दोनों स्थित है मोहनजोदड़ो में। दोस्तों कांस्य की जो बनी मूर्ति है वह भी मोहनजोदड़ो से प्राप्त हुई है और इसके उत्खनन के फलस्वरूप प्राप्त होती है। सिंधु सभ्यता के लोग अर्थव्यवस्था की जो आधार होता है, जो बेस होता है, वो पशुपालन थी। अर्थव्यवस्था का नींव पशुपालन थी। दोस्तों आगे देखते हैं कि सिंधु सभ्यता के लोग जो थे वो लकड़ी का हल का प्रयोग करते थे खेत को जोतने के लिए। हड़प्पा सभ्यता से धातुओं के अवशेष मिले और परंतु लोहे का अवशेष नहीं मिले। धातु का अवशेष मिले हैं लेकिन लोहे का अवशेष नहीं मिले। देखते हैं आगे। उसी प्रकार से आगे अगर देखते हैं तो सिंधु सभ्यता में लकड़ी का प्रयोग होता है लेकिन लोहे का नहीं होता। सिंधु सभ्यता के लोग कपास का उत्पादन किया करते थे और सिंधु सभ्यता के पतन का अभी कोई ठोस जानकारी नहीं मिली है। अब देखते हैं उसके बाद वैदिक सभ्यता। सिंधु सभ्यता के बाद अगर आप इसकी पूरी स्टोरी देखना चाहते हैं तो स्टोरी वाला वीडियो में आप पूरी कहानी की तरह समझ सकते हैं, या आपको शॉर्ट वीडियो और एग्जाम से रिलेटेड जो क्वेश्चन आएगा उससे संबंधित रहेगा। अब हम देखते हैं वैदिक सभ्यता, और वैदिक सभ्यता को आर्य सभ्यता के भी नाम से जाना जाता है। भारत में सबसे पहले ईरान के लोगों ने प्रवेश किया जो आर्य कहलाए। इन लोगों ने क्वेश्चन पूछता है आर्य लोग कहाँ से आए थे? तो ईरान से आए थे। इन लोगों ने भारत के मूल निवासी द्रविड़ों से युद्ध में पराजित कर दिया। द्रविड़ों को युद्ध में पराजित कर दिया और अपना शासन को स्थापित कर दिया। तो दोस्तों आगे देखते हैं इन लोगों के द्वारा बनाई गई जो सभ्यता थी आर्य सभ्यता या वैदिक सभ्यता भी कहा जाता है। आर्य सभ्यता थी एक ग्रामीण सभ्यता थी, जबकि सिंधु घाटी सभ्यता एक शहरी सभ्यता थी। उसके बाद दोस्तों देखते हैं हम कि वैदिक सभ्यता के लोग लोहे के उपकरण का प्रयोग करते थे लेकिन सिंधु सभ्यता के लोग लोहे का प्रयोग नहीं करते थे। वैदिक सभ्यता में घोड़ा एक महत्वपूर्ण पशु था, जबकि सिंधु घाटी सभ्यता में सांड एक महत्वपूर्ण पशु था। आगे देखते हैं। उसके बाद दोस्तों हम देखेंगे महाजनपद।
क्या देखेंगे, महाजन पद। तो महाजन पद का स्टोरी का वीडियो देखना चाहते हैं वो फुल वीडियो देख सकते हैं, वो एक कहानी की तरह आपको समझ में आ जाएगा। लेकिन इसमें हम शॉर्ट वीडियो जल्दी रिवीजन के तौर पे देखेंगे। तो दोस्तों, प्राचीन भारत में 16 महाजन पदों में बटा था, जिसका जानकारी अंगुत्तर निकाय में देखने को मिलती है। अब दोस्तों, इस 16 महाजन पदों के बारे में देखते हैं। सबसे पहले अंग आता है। जो अंग होता है वो बिहार के मुंगेर और भागलपुर जिले में स्थित होता है, जिसकी राजधानी चंपा थी। अगर अंग को मगध में किसने मिलाया, तो बिंबिसार ने। उसके बाद देखेंगे मगध। तो जो मगध का जो क्षेत्र है वो बिहार के पटना, गया और औरंगाबाद का क्षेत्र आता है। दोस्तों, मगध की राजधानी अगर देखा जाए तो पहले राजगिरी थी, जो कि बाद में राजगीर बोला गया। वो बिंबिसार के समय में राजधानी थी। बाद में उदयन के द्वारा गिरिवृष से राजगीर से राजधानी पाटलिपुत्र स्थानांतरित किया गया। उसके बाद शिशुनाग वंश आती है, तो शिशुनाग के द्वारा पाटलिपुत्र से वैशाली किया गया। फिर जब कालाशोक आता है और कालाशोक ने वापस वैशाली से राजधानी पुनः पाटलिपुत्र कर दिया गया। दोस्तों, इस प्रकार से मगध के बाद नेक्स्ट देखेंगे वज्जी। क्या देखेंगे, वज्जी। वज्जी जो है वो बिहार के गंगा के उत्तर में पड़ने वाला क्षेत्र है, जो विदेह या मिथिला या वैशाली के नाम से भी जाना जाता है। उसके बाद दोस्तों, मल्ला। मल्ला जो है वह उत्तर प्रदेश के देवरिया जिले में बस्ती, गोरखपुर और सिद्धार्थनगर जिले में स्थित है। मल्ला जो थी वह कुशीनारा और पावा के बीच में थी, उसकी राजधानी थी। मल्ला की राजधानी कुशीनगर थी या पावा थी। उसके बाद दोस्तों, काशी आती है, और काशी जो होती है वो वाराणसी में होती है। उत्तर का वाराणसी जिला में काशी होता है। दोस्तों, काशी के बारे में आपको पता है कि काशी की रानी जी थी प्रसेनजीत प्रघोत, उसकी बहन से शादी किया था बिंबिसार ने। लेकिन जब वह उसकी मृत्यु कर देती है अजातशत्रु, तो वह काशी को अपने मिला लेता है। इसके कारण उसके भाई दुखी रहता है, तो काशी को, प्रसेनजीत को हराकर काशी को मगध में मिलाता है कौन, अजातशत्रु ने। उसके बाद दोस्तों, कोसला होती है, जो कोसला की राजधानी कौसंबी होती है, और यह उत्तर प्रदेश के फैजाबाद, गोंडा और बहराइच जिले में स्थित है। चेदी। चेदी की राजधानी सुखबस्ती, कुरु की राजधानी इंद्रप्रस्थ और पंचाल की राजधानी कंपिल या अहिच्छल। उसके बाद सूरसेन की राजधानी देखे तो यह मथुरा में है, जो कि ब्रजमंडल क्षेत्र में स्थित है। मत्स्य की राजधानी विराटनगर, और यह राजस्थान के अलवर और भारत के जयपुर वाले क्षेत्र में स्थित है। अस्मक या असाका की राजधानी पोटन या मैदान है। और दोस्तों, गंधार की राजधानी अगर देखा जाए तो तक्षशिला, जो कि अफगानिस्तान और पाकिस्तान के क्षेत्र के अंतर्गत आता है। कम्बोज की राजधानी देखे तो पाकिस्तान के क्षेत्र के आता है, और इसकी राजधानी राजापुर है। अवंती की राजधानी उज्जैन या महेशमती के नाम से जानते हैं। दोस्तों, अब देखेंगे कि हाथियों का अगर पहली बार युद्ध में अगर प्रयोग हुआ तो मगध राज के समक्ष में हुआ, क्योंकि मगध में उस समय हाथियों को भी व्यापारी किया जाता था और इसको युद्ध में भी उपयोग किया जाता था। मगध महाजनपद जो है वो सभी महाजनपदों में सबसे शक्तिशाली महाजनपद है। मात्र अशोक ही एक ऐसा सम्राट है जिसने 16 महाजनपदों पर कब्जा किया था। आगे देखते हैं। उसके बाद दोस्तों आती है मौर्य वंश। अब हम देखेंगे मौर्य वंश के बारे में। तो दोस्तों, मौर्य वंश में सबसे पहले आती है चंद्रगुप्त मौर्य। चंद्रगुप्त मौर्य है वो मौर्य वंश का संस्थापक है। मौर्य वंश का संस्थापक है। इनके गुरु का नाम चनक था। चनक का वास्तविक नाम विष्णुगुप्त या कौटिल्य था। दोस्तों, आगे देखते हैं। जो चाणक्य है वो अर्थशास्त्र नामक पुस्तक लिखी थी, और इस पुस्तक में राजनीतिक संबंधी बातों का उल्लेख किया गया। मौर्य वंश के जो प्रचलित मुद्रा थी वह पन थी। क्या थी? पन। उसके बाद दोस्तों, चंद्रगुप्त मौर्य के शासनकाल में सिकंदर के जो सेनापति सिल्यूकस निकेटर ने मगध पर आक्रमण कर दिया। क्वेश्चन पूछता है कि सिल्यूकस निकेटर किसके शासनकाल में मगध पर आक्रमण किया था? तो वह चंद्रगुप्त मौर्य के शासनकाल में। उसके बाद सिल्यूकस निकेटर का जो राजदूत है जिसका नाम मेगास्थनीज था। सिल्यूकस निकेटर चंद्रगुप्त मौर्य के दरबार का में था, और वह मेगास्थनीज का राजदूत था। मेगास्थनीज का राजदूत का नाम, सिल्यूकस निकेटर के राजदूत का नाम मेगास्थनीज था, और इसी ने इंडिका नामक पुस्तक की रचना की थी। आगे देखते हैं दोस्तों। जो चंद्रगुप्त मौर्य था वह यूनानियों का अंत कर दिया था। चंद्रगुप्त मौर्य ने यूनानियों का अंत किया था। बोलेगा कि आर्य लोग कहाँ के निवासी थे? ईरान के निवासी थे। चंद्रगुप्त मौर्य ने सिल्यूकस निकेटर की पुत्री चंद्रगुप्त मौर्य ने सिल्यूकस निकेटर की पुत्री कार्नेलिया से विवाह कर लेती है, क्योंकि सिल्यूकस निकेटर का राजदूत रहता है चंद्रगुप्त मौर्य, वह उसकी पुत्री से विवाह कर लेता है, और इसने भारत के 8 महाजनपदों पर क्या कर लेता है? कब्जा कर लेता है।
दोस्तों चंद्रगुप्त मौर्य जो होता है अपने के अंतिम समय में चंद्रगुप्त मौर्य अपने जीवन के अंतिम समय में जैन धर्म को स्वीकार किया था और इसकी मृत्यु श्रावण बेलगोला में उपवास के दौरान हो गई थी। चंद्रगुप्त मौर्य के बाद इसके पुत्र बिंदुसार चंद्रगुप्त मौर्य के बाद इसके जो पुत्र होती है बिंदुसार और मौर्य वंश का अगला शासक बनता है। तो दोस्तों जो बिंदुसार होती है वो बिंदुसार को पुराणों में अमित्राघात या वरिसार या भद्रसार कहा गया। बिंदुसार को पुराणों में क्या कहा गया? अमित्राघात, वरिसार, भद्रासार। बिंदु किस होते? अमित्रघात, वरिसार और भद्रसार कहा गया। बिंदुसार जो होती है वो जैन धर्म का अनुयायी होती है और चंद्रगुप्त मौर्य जो होती है वो बौद्ध धर्म का अनुयायी होती है। तो बिंदुसार जैन धर्म का अनुयायी होती है और इसके शासनकाल में तक्षशिला में विद्रोह हुआ था। तक्षशिला में विद्रोह हुआ था। आगे देखते हैं, इसके पुत्र का नाम अशोक था। इसके पुत्र का नाम अशोक जो कि विद्रोह के दबाने के लिए तक्षशिला भेजा गया। जब तक्षशिला में विद्रोह हुआ था उसको दबाने के लिए अशोक को भेजा गया। अशोक ने केवल विद्रोह को शांत किया, अशोक ने केवल विद्रोह को शांत न करके बल्कि वहाँ की प्रजा की जो प्रेम और विश्वास था उसको भी जीत लिया था। बिंदुसार ने भारत के 10 महाजनपदों पर कब्जा या राज किया था। इसके बाद अशोक मगध का अगला शासक बना। दोस्तों अशोक जो होती है पूरे मौर्य वंश में महाप्रतापी शासक था। इसके शासनकाल में शिलालेखों का प्रचलन बढ़ गया था। मतलब कोई भी युद्ध होता था उसकी चर्चा शिलालेखों में किया जाता था। दोस्तों इन शिलालेखों के खोज जो सबसे पहले किया था वो 1750 में पेंथेलर ने की थी और सबसे पहले 1750 में इसकी खोज होती है, लेकिन 1837 में जेम्स प्रिंसेप ने इन शिलालेखों को पढ़ा था। खोज किया कितना में? 1750 में पेंथेलर ने। किसने किया था? पेंथेलर ने। और पढ़ा था किसने? जेम्स प्रिंसेप ने। तो दोस्तों प्रारंभ में अशोक जैन धर्म का अनुयायी था, परंतु कलिंग के युद्ध में भारी मारकाट के बाद उसने बौद्ध धर्म को अपना लिया। क्यों? क्योंकि देखा कि उस समय इतना सारा लोग मरा है। उसने देखा कि जिंदगी का उसूल युद्ध करना ही नहीं बल्कि इसके अलावा भी जिंदगी है। उसी समय उसने लाखों संख्या को मौत को देखकर उसने धर्म की शिक्षा ग्रहण कर लेती है और बौद्ध धर्म को अपना लेती है। तो अशोक को एक नाम देवनाम प्रिय के नाम से भी विख्यात था, या उसे पुष्यमित्र जो मौर्य वंश का अंतिम शासक था और उसने पुष्यमित्र शुंग ने बृहदत्त को युद्ध में पराजित किया था। हम पहले पढ़ चुके हैं जो बृहदत्त होती है वो मगध की स्थापना करती है। मगध की तो पुष्यमित्र मौर्य वंश का अंतिम शासक बृहदत्त को युद्ध में पराजित कर शुंग वंश की स्थापना करती है। किसकी स्थापना करती है? शुंग वंश की स्थापना करती थी। शुंग वंश के बाद वासुदेव आती है और वह कन्नव वंश की स्थापना करती है। हमने पहले भी जाना है कि मगध का किस प्रकार से विस्तार हुआ, वो वीडियो आप देखेंगे तो आपको समझ में आ जाएगा। तो दोस्तों शुंग वंश के बाद वासुदेव आती है और वासुदेव कन्नव वंश की स्थापना करती है। उसके बाद सिमुक जो होती है वो सातवाहन वंश की स्थापना किया और उसके बाद इस वंश का अंतिम शासक सातकर्णी को श्रीगुप्त ने युद्ध में पराजित किया। उसके बाद सिमुक आती है और सिमुक सातवाहन वंश की स्थापना करती है और इसके बाद जो अंतिम शासक होती है सातवाहन वंश की वो सतकर्णी होती है और सतकर्णी को श्रीगुप्त ने युद्ध में पराजित कर देता है और फिर उसके बाद गुप्त वंश की स्थापना कर देती है। दोस्तों आगे देखेंगे गुप्त वंश के बारे में। तो सबसे पहले देखते हैं कि गुप्त वंश का जो संस्थापक था वो श्रीगुप्त था। तो गुप्त वंश जो था श्रीगुप्त ने भारत को 6 महाजनपदों को जीत लिया। क्या कर लिया? जीत लिया। इसके बाद घटोत्कच जो आया वो फिर चंद्रगुप्त जो प्रथम था उसका अगला शासक बना। घटोत्कच आया फिर चंद्रगुप्त प्रथम अगला शासक बना था। अब हम देखेंगे चंद्रगुप्त प्रथम के बारे में। तो दोस्तों चंद्रगुप्त प्रथम जो था वो लिच्छवी राजकुमारी के साथ विवाह किया और इसने भारत में गुप्त संवत की स्थापना की। तो गुप्त संवत की स्थापना किसने की? चंद्रगुप्त प्रथम ने। दोस्तों लिच्छवी राजकुमारी जो थी उसका पुत्र समुद्रगुप्त चंद्रगुप्त प्रथम के बाद अगला शासक बनता है। तो लिच्छवी राजकुमारी से उसने विवाह किया था और उसके विवाह के साथ पुत्र की पैदा होती है जिसे समुद्रगुप्त कहा जाता है। समुद्रगुप्त के बाद चंद्रगुप्त प्रथम के बाद वो क्या करती है? अगला शासक बनती है। अब हम देखेंगे समुद्रगुप्त के बारे में।
तो दोस्तों जो समुद्रगुप्त था वह संगीत प्रेमी था और इसने अपने सिक्कों पर बीना बजाते हुई देवी मूर्ति का अंकित करवाई थी। दोस्तों महापराक्रमी होने की वजह से, योद्धा होने की वजह से इसने भारत का नेपोलियन कहा जाता है। अगर भारत के नेपोलियन किसे कहा जाता है तो समुद्रगुप्त को। इसके बाद चंद्रगुप्त द्वितीय, दोस्तों चंद्रगुप्त प्रथम की बेटा समुद्रगुप्त होती है और चंद्रगुप्त प्रथम की जो पत्नी होती है राजकुमारी, जो लिच्छवी की रानी होती है, उससे शादी करता है और समुद्रगुप्त पैदा होता है और उसे भारत का नेपोलियन कहा जाता है। इसके बाद चंद्रगुप्त द्वितीय अगला शासक बनता है। अब हम देखेंगे चंद्रगुप्त द्वितीय का। तो दोस्तों चंद्रगुप्त द्वितीय, उसको हम विक्रमादित्य के नाम से भी जाना जाता है, अभी भी एक महान प्रतापी शासक था जिसने भारत में शको यानी विदेशी आक्रमण को विफल कर दिया था। विफल कर दिया था मतलब उसको हरा दिया था, वो था चंद्रगुप्त द्वितीय। दोस्तों इसने भारत के इतिहास में सबसे पहले चांदी के सिक्के चलाए, और भारत के इतिहास में चांदी के सिक्के किसने चलाए तो चंद्रगुप्त द्वितीय ने। दोस्तों कालिदास, आर्यभट्ट, ब्रह्ममेहेर, ब्रह्मगुप्त और सुश्रुत इत्यादि जो भी विद्वान थे वो इसी के शासनकाल में आए थे। दोस्तों आगे देखते हैं, जो आर्यभट्ट थे वह खगोल वैज्ञानिक थे। क्या थे? खगोल वैज्ञानिक थे और वह एक गणितज्ञ थे और इन्होंने ही सूर्य सिद्धांत की रचना की थी। सूर्य सिद्धांत की रचना की थी और ब्रह्ममेहेर जो थी वो भी एक प्रकार से खगोल शास्त्री थे। तो दोस्तों अभी में देखते हैं, कालिदास तो थे, और कालिदास मेघदूत और कुमार संभव की रचना की थी। चंद्रगुप्त द्वितीय का शासनकाल भारतीय इतिहास का स्वर्ण काल कहा जाता है। तो किसके शासनकाल को स्वर्ण काल कहा जाता है तो चंद्रगुप्त द्वितीय को। मेघदूत की रचना किसने की? कालिदास ने। और कुमार संभव की रचना किसने की? तो कालिदास ने। दोस्तों चंद्रगुप्त द्वितीय के बाद जो आती है उसका नाम कुमारगुप्त होता है, जो अगला शासक बनता है। अब हम देखेंगे कुमारगुप्त के बारे में। तो कुमारगुप्त ने नालंदा विश्वविद्यालय की स्थापना की। कुमारगुप्त के बाद अगर वंश की अगला शासक देखा जाए गुप्त वंश का तो उसका नाम था स्कंदगुप्त। तो दोस्तों स्कंदगुप्त के बारे में देखते हैं। तो स्कंदगुप्त भारत में सबसे ज़्यादा कृत्रिम झीलों का निर्माण कराया था। क्वेश्चन पूछता है कि गुप्त वंश के किस शासक ने कृत्रिम झीलों का निर्माण कराया था, तो उसका नाम है स्कंदगुप्त। दोस्तों गुप्त वंश का अंतिम शासक का नाम भानुगुप्त था। क्या नाम था? भानुगुप्त। अब हम कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट देखते हैं। तो दोस्तों हमने जाना कि भारत में 4 वेद हैं और वेदों का अर्थ होता है ज्ञान। वेदों का अर्थ होता है ज्ञान। उसके बाद हम देखें कि ऋग्वेद जो होता है वो सबसे प्राचीन वेद है और इस संस्कृत भाषा में से संस्कृत भाषा का जनक कहा जाता है और इसमें गायत्री मंत्र की रचना की गई है, जो कि और ऋग्वेद में 10 मंडल 1028 सूक्त हैं। दोस्तों सामवेद को भारतीय संगीत का जनक कहा जाता है। और अगला बात करते हैं यजुर्वेद को, तो इसकी कृष्ण की उपासना का उल्लेख मिलता है। तो दोस्तों अब हम बात करते हैं अथर्ववेद के। तो अथर्ववेद जो होता है वो सबसे आधुनिक वेद और इस वेद से जादू, टोना और टोटका का इत्यादि लिया गया। दोस्तों कल हमने राजतरंगिणी पुस्तक की रचना की थी और इस पुस्तक में कश्मीर के इतिहास के बारे में जानकारी मिलती है। आगे बात करते हैं हम चीनी यात्री जो हिन सॉन्ग है वो हर्षवर्धन के शासनकाल में आए, जबकि चीनी यात्री फहियान चंद्रगुप्त द्वितीय के शासनकाल में भारत आए थे। भारत का आइंस्टीन नागार्जुन को कहा जाता है। दोस्तों हमने देखा कुछ इम्पोर्टेंट। दोस्तों अब हम देखेंगे दक्षिण भारत का इतिहास, यानी दक्षिण भारत के इतिहास की बात करें तो संगम काल के समय जो भी शासक आए उसके बारे में इतिहास देखेंगे। तो सबसे पहले हम देखेंगे संगम काल। तो दोस्तों जो संगम काल है वो प्राचीन काल में तमिल यानी जो कवि थी उसके समय पर बहुत भारी सभाओं का आयोजन करते थे। इन सभाओं में भिन्न भिन्न विषयों पर विचार विमर्श किया करते थे। इन सभाओं को ही संगम कहते हैं। संगम के मतलब कि तमिल में जो कवि होता है वो तमिल कवि क्या करते हैं, समय समय पर सभा का आयोजन करते हैं और इन सभा पर अलग अलग विषय पर विचार विमर्श करते हैं। ऐसी सभाओं को जो विचार विमर्श के लिए बुलाया जाता है उसी को हम संगम कहते हैं और उस टाइम पीरियड को हम संगम काल कहते हैं। तो दोस्तों देखेंगे कि 100 से 250 ईस्वी के बीच ऐसी 3 सभाओं का आयोजन मदुरई जो कि तमिलनाडु में पड़ती है, जो कि कपाटपुरम में आयोजित किया गया था। इसलिए इतिहास में इसे संगम काल कहा जाता है।
दोस्तों संगमकालीन राज्य है वह कृष्ण नदी के दक्षिण में स्थित प्रायद्वीपीय क्षेत्र है जो तमिलकम यानी 3 राज्यों में विभाजित है। तमिलकम जो है वो 3 राज्यों में विभाजित है। उस समय तमिलनाडु के 3 अन्य अन्य क्षेत्र थे जैसे चेर साम्राज्य, चोल साम्राज्य और पांड्य साम्राज्य। तो 3 राज्यों में विभाजित थे, चेर साम्राज्य, चोल साम्राज्य और पांड्य साम्राज्य। अब दोस्तों अब देखेंगे हम चेर साम्राज्य के बारे में। तो चेर साम्राज्य जो होती है वो पांड्यों के उत्तर पश्चिम में कोचीन जो कि दक्षिण मालाबार क्षेत्र में फैला हुआ था। कौन? चेर साम्राज्य। जो कि चेर साम्राज्य थी वो पांड्य के उत्तर पश्चिम में थी। कहाँ थी? पांड्य के उत्तर पश्चिम में। कहाँ थी? कोचीन में, दक्षिण मालाबार क्षेत्र में फैला हुआ था। कौन? चेर साम्राज्य। चेर ही केरल का प्राचीन नाम था। दोस्तों पूछ सकता है केरल का प्राचीन नाम क्या है? तो चेर। अब देखेंगे बंजी। दोस्तों बंजी जो है वो करूर, बंजी अथवा जो क्रूर है वो चेर साम्राज्य की राजधानी थी। तो चेर की राजधानी कहाँ थी? बंजी या क्रूर। चेरों के प्रतीक चिन्ह धनुष था। क्या था? धनुष था। चेर कवियों ने सेन गुटवन जिसे लाल चेर के नाम से भी जाना जाता है। चेर कवियों ने सेन गुटवन या लाल चेर के नाम से जाना जाता है। उसे महान चेर राजा के रूप में बताया गया था। किसे? सेन गुटवन और लाल चेर को। सेन गुटवन, लाल चेर को। चेर कवियों ने बोला कि सेन गुटवन और जो लाल चेर है वो महान चेर के राजा है। आगे देखते हैं सन 150 ईस्वी में चेरों ने चोलों के विरुद्ध आक्रमण करके चोल के राजा करिकल के पिता को मार डाला था। दोस्तों चेरों ने क्या किया था? 150 ईस्वी में चोल के विरुद्ध क्या करता है? आक्रमण करता है। और जो चोल के राजा होता है करिकल, चोल के राजा करिकल के जो पिता होते हैं उनको मार डालता है। इसके बदले में चोलों ने चेर राजा को भी मार दिया था। उसके बाद क्या करता? बदला लेने के लिए चोल जो होता है चोलों ने चेर के जो राजा था उसको भी मार दिया था। बाद में दोनों राज्यों के बीच समझौता हो। किन के बीच? चेरों और चोलों के बीच। दोस्तों सेन गुटवन जो कि लाल चेर के नाम से जानते हैं, उसने ही कन्नगी की पूजा यानी पत्नी की पूजा की शुरुआत की थी। तो दोस्तों हमने जानेंगे कि चेर वंश के जो राजा थे सेन गुटवन, उसने पत्नी की पूजा या कन्नगी की पूजा का शुरुआत की थी। चेर वंश का एक प्रसिद्ध राजा जिसका नाम आदि गेमान था। क्या नाम था? आदि गेमान। दोस्तों यही आदि गेमान ने गन्ने की खेती की शुरुआत की थी। तो दोस्तों गन्ने की खेती की शुरुआत अगर बोले किस वंश ने, किस राजा ने, तो चेरी राजा ने और चेर के राजा आदि गेमन ने गन्ने की शुरुआत की। गेमान गन्ने, आदि गेमान गन्ने। आगे चलकर दूसरी शताब्दी के बाद क्या होती है? चेर शक्तियों जो कि धीरे धीरे खत्म हो गई और चेर साम्राज्य का पतन हो गया। अब चेर के बाद आती है दोस्तों चोल साम्राज्य। और चोल साम्राज्य दक्षिण भारत के इतिहास में बहुत ही ज़्यादा प्रसिद्ध था। दोस्तों चोल वंश का जो प्रभाव दूसरी और तीसरी शताब्दी में देखने को मिलता है। बाद में पांड्यों की शक्ति के कारण इनका पतन हो जाता है। तो हमने देखा 3 राज्य चेर, चोल और पांड्य। तो क्या करता है? तीसरी से तीसरी शताब्दी में इसको देखने को मिलता है प्रभाव, लेकिन बाद में पांड्य की शक्ति आता है जिसके कारण इसका पतन हो जाता है। दोस्तों 9वीं शताब्दी में इनका फिर से उदय होता है। दूसरी तीसरी शताब्दी में समाप्त होने के कगार पर रहता है, पतन हो जाता है, लेकिन 9वीं शताब्दी में इसका उदय होता है। दोस्तों हमने देखा उदयपुर, मंतूर और तंजावुर चोल साम्राज्यों की राजधानी था। चोल साम्राज्य की राजधानी कहाँ था? उदयपुर, मंतूर और तंजावुर। लेकिन इंपॉर्टेंट वही पूछता है तंजावुर। चोल साम्राज्य की राजधानी कहाँ था? तंजावुर। अगर मंतूर रहेगा तो मंतूर, उदयपुर तीनों उनकी राजधानी था। बाघ जो था वो चोलों का प्रतीक था। तो क्या था? बाघ। अब देखेंगे दोस्तों चोल साम्राज्य को ही कोरोमंडल तट के नाम से जाना जाता है। चोल साम्राज्य को ही कोरोमंडल, और जो चेरी था वो मालाबार तट में था केरला में। तीसरी और चौथी शताब्दी के समय में चोल साम्राज्यों में 2 राजाओं करिकल और एलारा अच्छा खासा प्रभाव था। तीसरी और चौथी शताब्दी में 2 राजा था, एक करिकल और एलारा। दोस्तों करिकल चोलों का महानतम शासक था। ये श्रीलंका से 12,000 गुलामों को बंदी बनाकर भारत लाया था और यह कावेरी नदी के किनारे 160
किलोमीटर का बांध का निर्माण कराया था। करिकाल ने प्रसिद्ध पुहार बंदरगाह, जिसे आज के समय में कावेरी बंदरगाह के नाम से जाना जाता है, उसका निर्माण किया था। चोल के राजा करिकाल ने उसका निर्माण करवाया था। आगे देखते हैं, ये जो एलारा, अभी हमने देखने कारिकल के बारे में, और एलारा दोनों चोल के शासक थे। एलारा जो चोल शासक क्या किया, श्रीलंका को जीतकर उस पर 50 वर्षों तक शासन किया। कौन ने किया? एलारा ने। अब दोस्तों हमने दाना चोल के जो दो राजा, एक कारिकल और एक एलारा, और दोनों ने अच्छा खासा प्रभाव डाला। उसके बाद आती है पांड्य साम्राज्य। कौन आती है? पांड्य साम्राज्य। तो दोस्तों इसके बारे में देखते हैं। दोस्तों पांड्य साम्राज्य, इस साम्राज्य का उल्लेख सर्वप्रथम मेगास्थनीज ने अपनी पुस्तक इंडिका में किया था। तो पांड्य साम्राज्य का उल्लेख किस पुस्तक में किया है? इंडिका पुस्तक में। दोस्तों इस राज्य का शासन महिलाओं के हाथ में था। इस राज्य का शासन महिलाओं के हाथ में था और मदुरई इसकी राजधानी थी। पांड्य वंश की, पांड्य की राजधानी कहाँ थी? मदुरई। पांड्य साम्राज्य का जो प्रतीक चिन्ह था वो क्या था? मछली था। और चेर का जो वो शेर था। क्या था? शेर था। अब देखेंगे दोस्तों, इस वंश का जो शासक, इस वंश का शासक नेडियोन था। इस वंश का प्रसिद्ध शासक था वो नेडियोन था। चोल वंश का प्रसिद्ध शासक एलारा और कालिकव था। इसी ने समुद्र पूजा की शुरुआत की थी। किस पूजा की? समुद्र पूजा की। और समुद्र पूजा की शुरुआत की थी किसने? नेडियोन ने। नेडियोन ने समुद्र पूजा की शुरुआत की थी, जो पांड्य वंश का शासक था। नेडियोन। दोस्तों 5वीं शताब्दी के बाद पांड्यों की शक्ति छीन हो गई और इस साम्राज्य का अंत हो गया। अगर हम चोलों की देखें तो तीसरी और चौथी में अंत हो जाती है, और पांड्य की देखें तो 5वीं और शताब्दी में अंत हो जाती है। अब दोस्तों आगे देखते हैं, दक्षिण भारत का जो और राजवंश होता है, जैसे पल्लव वंश जो होती है उसकी मतलब और बहुत सारे राजवंश होती है, उसके बारे में देखते हैं। तो सबसे पहले हम देखेंगे पल्लव वंश, और पल्लव वंश 575 से 897 के बीच में है, क्योंकि पल्लव वंश से पहले पहली शताब्दी से लेकर 5वीं शताब्दी तक चेर, चोला और पांड्य वंश ने दक्षिण भारत में शासन साम्राज्य का विस्तार किया। अब हम देखेंगे दक्षिण भारत के जो अदर राजवंश आए उसके बारे में। तो दक्षिण भारत के और प्रमुख राजवंश है, जैसे पल्लव वंश 575 से 897 तक इसका शासनकाल था। पल्लव वंश की स्थापना उस समय हुई थी जब सातवाहन वंश का पतन हुआ था, और जो सातवाहन वंश था वो मगध का शासक था। अभी दोस्तों देखते हैं, जो पल्लव वंश है वह कृष्णा नदी के दक्षिण में स्थित है। पल्लव वंश, इस वंश ने अपनी राजधानी कांची को बनाया। किसने बनाया? किसको बनाया? कांची को बनाया। संस्कृत पल्लव वंश की राजभाषा थी। पल्लव वंश की राजभाषा क्या थी? संस्कृत थी। और देखा जाए तो बप्पादेव पल्लव वंश के संस्थापक कौन थे? तो बप्पादेव पल्लव देव के संस्थापक कौन थे? पर हिंसा सिंह विष्णु को पल्लव वंश का वास्तविक संस्थापक माना जाता है। सिंह विष्णु को पल्लव वंश का वास्तविक संस्थापक माना जाता है। अब हम देखेंगे सिंह विष्णु के बारे में। तो सिंह विष्णु 575 से 600 ईस्वी तक के शासनकाल के बारे में देखते हैं। तो 25 साल की शासनकाल में सिंह विष्णु वैष्णव धर्म का अनुयायी था, और इनके दरबार में भरावी नामक लेखक रहता था। क्वेश्चन बहुत बार पूछता है, भरावी नामक लेखक किसके दरबार में था? तो सिंह विष्णु के, जिसने कीर्ता जुर्नियम की रचना की थी। किसने? भरावी ने। तमिलनाडु के मामल्लपुरम में ब्रह्म मंदिर का निर्माण सिंह विष्णु के शासनकाल में हुआ। ब्रह्म मंदिर का निर्माण सिंह विष्णु के शासनकाल में हुआ। कीर्ता जुर्नियम भरावी जो लेखक था, और भरावी जो था सिंह विष्णु के शासनकाल में था, और सिंह विष्णु पल्लव वंश के वास्तविक संस्थापक था। दोस्तों आगे देखते हैं, सिंह विष्णु एक महान प्रतापी शासक था। इसने चेर, चोल और पांड्य वंश के राजाओं को युद्ध में पराजित किया था। किसने पराजित किया था? सिंह विष्णु ने। और इसकी जानकारी वेलूर के
पाल्यम ताम्रपत्र से प्राप्त होते। ताम्रपत्र एक प्रकार का ग्रंथ था, एक प्रकार का साहित्यिक ग्रंथ था। तो वेलूर के पाल्यम ताम्रपत्र से इसकी जानकारी मिलती है कि सिंह विष्णु ने चोल, चेर, पांड के राजाओं को युद्ध में पराजित किया था। अब सिंह विष्णु के बाद अगला आती है महेंद्र वर्मन प्रथम। तो हम देखते हैं महेंद्र वर्मन प्रथम को, जो 600 से 630, सिंह विष्णु 25 वर्ष, इसने 630 यानी 30 वर्ष तक इसने शासनकाल किया। दोस्तों सिंह विष्णु की मृत्यु के बाद उनके पुत्र महेंद्र वर्मन, जो कि सिंह विष्णु का पुत्र होता है, वो अगला शासक बनता है। अब महेंद्र वर्मन जो था एक महान कवि और संगीतज्ञ था। क्या था? कवि और संगीत। शुरुआत में वह जैन धर्म का अनुयायी था और बाद में तमिल संत अप्पर के प्रभाव में आकर, किसके प्रभाव में आ गया? तमिल का एक संत था अप्पर, उसके प्रभाव में आकर शैव धर्म को मानने लगा था। पहले से वो जैन धर्म था, बाद में वह शैव धर्म को मानने लगे। किसने? महेंद्र वर्मन ने। अब दोस्तों आगे देखते हैं चालुक्य का जो नरेश होता है पुलकेशिन द्वितीय। चालुक्य का नरेश पुलकेशिन द्वितीय ने महेंद्र वर्मन के शासनकाल में आक्रमण किया था। अब दोस्तों यहाँ से पुलकेशिन द्वितीय का आगमन होती है, जो महेंद्र वर्मन के शासनकाल में आया और आक्रमण किया। पल्लव के जो शासक थे महेंद्र वर्मन, उसको युद्ध में पराजित किया था और पल्लव और चालुक्यों के बीच युद्ध की शुरुआत हुई थी। तो चालुक्य वंश के जो शासक थे पुलकेशिन द्वितीय, उसने एंट्री मारता है और युद्ध करता है। अब दोस्तों महेंद्र वर्मन जो था वह मत्तविलास प्रहसन की रचना की थी। तो क्वेश्चन बहुत बार पूछ सकता है कि मत्तविलास प्रहसन की रचना किसने की थी? मत्तविलास महेंद्र वर्मन ने, और जिसके कारण इसे मत्तविलास की उपाधि दी गई। तो मत्तविलास किसे कहते हैं? महेंद्र वर्मन को। इसकी अन्य उपाधियों गुणभर, शत्रुमल और लीलतांकुर भी प्राप्त है। महेंद्र वर्मन को मत्तविलास के साथ साथ गुणभर, शत्रुमल और लीलतांकुर, मत्तविलास, गुणभर, शत्रुमल और लीलतांकुर। इसने प्रसिद्ध संगीतज्ञ रुद्राचार्य संगीत की शिक्षा लिया था। रुद्राचार्य से संगीत की शिक्षा ली थी। किससे? रुद्राचार्य से। और मंदिरों के निर्माण की महेंद्र शैली का जनक महेंद्र वर्मन को। तो महेंद्र शैली महेंद्र वर्मन। महेंद्र वर्मन जो था किसके पुत्र था? तो सूर्यवंशी का पुत्र था। अब हम देखेंगे इसने कठोर पत्थरों को कटवाकर, इसने क्या किया? कठोर पत्थरों को कटवाकर गुहा मंदिरों का निर्माण कराया, जिन्हें मंडप कहा जाता है। तो गुहा के मंदिर को निर्माण कराया था पत्थर को काटकर, उससे मंडप कहा गया। और मंकोड़ा मंदिर और अनंतकेश्वर मंदिर इसके प्रमुख उदाहरण है, जो कि महेंद्र वर्मन ने बनवाया था। अब दोस्तों हम देखेंगे नरसिंह वर्मन प्रथम के बारे में। तो दोस्तों नरसिंह वर्मन प्रथम 630 से 668 ईस्वी तक के बाद आता है। दोस्तों नरसिंह वर्मन प्रथम पूरे पल्लव वंश का सबसे शक्तिशाली शासक हुआ करता। लेकिन अगर पूछेगा कि आक्रमण किसके शासन में पुलकेशिन द्वितीय ने किया था, तो हम महेंद्र वर्मन और नरसिंह वर्मन जो होता है और पल्लव वंश का सबसे शक्तिशाली शासक हुआ था। और इसने पुलकेशिन द्वितीय को युद्ध में पराजित कर अपने पिता महेंद्र वर्मन का बदला लिया। महेंद्र वर्मन का पुत्र का नाम होता है नरसिंह वर्मन, और उसने अपने पिता महेंद्र वर्मन का बदला लिया और चालुक्य वंश की राजधानी को वातापी पर अधिकार कर लिया। चालुक्य वंश की जो राजधानी होता है वातापी, उस पर क्या कर लिया? अधिकार कर लिया। अब दोस्तों नरसिंह वर्मन ने अधिकार कर लेता है वातापी पर। अब वातापी को जीतने के बाद नरसिंह वर्मन प्रथम ने वातापी कुंड की उपाधि दी गई। अब वातापी कुंड की उपाधि अगर पूछे किसे दिया गया था, तो नरसिंह वर्मन को। क्यों? क्योंकि वह वातापी को जीत लिया था। अब दोस्तों आगे देखते हैं कि नरसिंह वर्मन के शासनकाल में चीनी यात्री हेनसोंग जो कांचीपुरम आया था। कहाँ आया था? नरसिंह वर्मन के शासनकाल में चीनी यात्री हेनसोंग कांचीपुरम आया। अब महाबलीपुरम में रथ मंदिर, जिन्हें एकाश्वक मंदिर भी कहा जाता है, कहाँ स्थित है? रथ मंदिर महाबलीपुरम में, उसे एकाश्वक मंदिर भी कहा जाता है। उसका निर्माण नरसिंह वर्मन ने कराया था, जो महेंद्र वर्मन का पुत्र था। अब दोस्तों आगे देखते हैं इसके शासनकाल में बनाए गए मंदिरों की शैली। जो मंदिर की जो शैली थी वो मामल शैली में बनाया गया था। किसके? जो नरसिंह देव वर्मन ने मंदिर बनाया था, उस मंदिर को मामल शैली
में बनाया गया था। इसी के शासन में एकाश्मक रथ मंदिर का निर्माण हुआ था। एकाश्मक मंदिर का निर्माण अगर पूछे तो नरसिंह वर्मन के शासनकाल में, जिसे सप्त गौड़ा के नाम से जाना जाता है। एकाश्मक मंदिर को सप्त गौड़ा के नाम से जाना जाता है। आगे देखते हैं दोस्तों कि नरसिंह वर्मन प्रथम ने महामल्लपुरम नामक एक नगर की स्थापना करवाया, जिसको वर्तमान में महाबलीपुरम के नाम से जाना जाता है। दोस्तों यहीं पर धर्मराज मंदिर, सात पेरू मंदिर का निर्माण किया गया था। सात पेरू मंदिर का निर्माण, धर्मराज मंदिर का निर्माण कहाँ स्थित है? महाबलीपुरम में, जिसकी निर्माण नरसिंह वर्मन प्रथम ने करवाया था। अब दोस्तों नरसिंह वर्मन के बाद आती है नरसिंह वर्मन द्वितीय। नरसिंह वर्मन प्रथम जो किसकी पुत्र था? तो दोस्तों हमने देखा कि सिंह विष्णु का पुत्र महेंद्र वर्मन और महेंद्र वर्मन का पुत्र नरसिंह वर्मन प्रथम आया। उसके बाद नरसिंह वर्मन प्रथम के शासनकाल में ही क्या हुआ था? एंट्री मारा। सबसे पहले देखें महेंद्र वर्मन के शासनकाल में चालुक्य वंश जो के शासक थे पुलकेशिन द्वितीय, वह आक्रमण करता है और नरसिंह वर्मन ने उसका बदला लेता है अपने पिता का। और नरसिंह वर्मन के बाद आती है नरसिंह वर्मन द्वितीय। कौन आती है? नरसिंह वर्मन द्वितीय आती है। तो दोस्तों नरसिंह वर्मन द्वितीय आती है और इसके शासनकाल को शांति का शासनकाल माना जाता है। मतलब इसके शासनकाल में कोई युद्ध वगैरह नहीं होता है, मंदिर का मतलब निर्माण होता है, इसीलिए इसे हम शांति काल अगर कहा जाए तो वह नरसिंह वर्मन द्वितीय को कहा जाता है। दोस्तों इसके शासनकाल में स्थापत्य कला का भरपूर विकास देखने को मिला। स्थापत्य कला बोले तो कला का स्थापना नरसिंह वर्मन द्वितीय के शासनकाल में देखने को मिला। जैसे मुक्तेश्वर की मंदिर, बैकुंठ पेरुमाल की मंदिर और कैलाश नाथ की मंदिर। तो दोस्तों कैलाश नाथ जो मंदिर है इसे राज सिद्धेश्वर मंदिर भी कहा जाता है। अब हम बात करते हैं आगे। तो दोस्तों इन मंदिरों को जो निर्माण किया गया वो द्रविड़ स्थापत्य कला के शुरुआत से हुई थी। तो जो मंदिर थी उस मंदिर के निर्माण द्रविड़ स्थापत्य कला की शुरुआत से हुई थी। इसी नरसिंह वर्मन द्वितीय के दरबार में संस्कृत के प्रसिद्ध कवि दंडी रहा करते थे। क्वेश्चन पूछेगा कि नरसिंह वर्मन द्वितीय के दरबार में कौन थे? तो दंडी। और इन्हीं ने देश कुमार चरित की रचना पूछे तो कालिदास, और देश कुमार चरित की रचना बोले तो दंडी ने किया था। दोस्तों इसके बाद में नंदी वर्मन द्वितीय और नंदी वर्मन तृतीय राजा हुए। नंदी वर्मन, उसके बाद हम देखते हैं तो नरसिंह वर्मन के बाद आती है नंदी वर्मन द्वितीय और नंदी वर्मन तृतीय राजा हुए। और पल्लव वंश का दोस्तों अंतिम शासक बोले तो अपराजित वर्मन। तो दोस्तों नरसिंह वर्मन द्वितीय के बाद जो आया नंदी वर्मन द्वितीय और नंदी वर्मन तृतीय। नरसिंह और नंदी वर्मन तृतीय। इसके वंश का अंतिम शासक बोले अपराजित वर्मन, मतलब अपराजित, लास्ट में आया अपराजित वर्मन। आगे चलकर पल्लव साम्राज्य को चोल शासकों ने विजित कर अपने राज्य में मिला दिया। आगे चलकर पल्लव साम्राज्य के बारे में देखें कि उसकी वास्तविक संस्थापक सिंह विष्णु को माना जाता है। सिंह विष्णु वास्तविक संस्थापक होता है। उसका पुत्र जो होता है वह नरसिंह वर्मन उसका जो पुत्र होता है। दोस्त हमने देखा कि सबसे पहले जो वंश था पल्लव वंश साम्राज्य, उसका वास्तविक संस्थापक सिंह विष्णु को माना गया। सिंह विष्णु के बाद जो वंश आती है, सिंह विष्णु के बाद जो राजा आती है उसकी पुत्र का नाम रहता है महेंद्र वर्मन। महेंद्र वर्मन के बाद उसका पुत्र आता है नरसिंह वर्मन प्रथम आता है। वह अपने पिता के बदला लेता है पुलिकेशिन द्वितीय से। उसके बाद नरसिंह वर्मन के बाद जो आती है उसका पुत्र का नाम था नरसिंह वर्मन द्वितीय। और नरसिंह वर्मन द्वितीय के बाद जो राजा आते हैं वो नंदी वर्मन द्वितीय और नंदी वर्मन तृतीय। और जो अंतिम राजा होते हैं वो अपराजित वर्मन होते हैं। तो दोस्तों आगे चलकर पल्लव साम्राज्य को चोल शासकों ने क्या कर दिया? विजित करके अपने राज्य में मिला लिया। चोल शासक कौन था? पुलिकेशिन द्वितीय वगैरह लोग थे। इस तरीके से पल्लव वंश का पतन हो जाता है। दोस्तों इसी प्रकार से दोस्तों अभी हमने देख चुका कि दक्षिण भारत में चेर, चोल और चेरी, चोल और चालुक्य
चेरी, चोला और पांड्य के बारे में देखा। उसके बाद हम पल्लव साम्राज्य के बारे में देखा। अब हम देखेंगे दक्षिण भारत के चालुक्य वंश, जो कि चालुक्य वंश ने नरसिंह वर्मन प्रथम के शासनकाल में आंदोलन करने के लिए आता है और उसी प्रकार से उसकी जो होती है वो नरसिंह वर्मन द्वितीय ने उसको पराजित कर देता है और बतापी को अपने मिला लेता है, इसलिए नरसिंह वर्मन द्वितीय को बतापी कोंड भी कहा जाता है। तो दोस्तों अब हम देखते हैं दक्षिण भारत के चालुक्य वंश के बारे में। तो दोस्त अभी हम देखेंगे दक्षिण भारत के चालुक्य वंश के बारे में। तो दोस्त बतापी जो होती है वो चालुक्य वंश की राजधानी होती है। क्या होती है? चालुक्य वंश की आधुनिक राजधानी का नाम बतामी या बतापी होता है। जिन चालुक्यों ने बतापी को अपनी राजधानी बनाया था वे बतापी के चालुक्य कहलाए। क्या कहलाए? जो बतापी की राजधानी बनाए वो उसका चालुक्य कहलाए। दोस्तों चालुक्य के जो वंश के जो शासक थे वो सबसे पहले देखेंगे पुलिकेशिन प्रथम के बारे में। दोस्तों 535 से 567 ईस्वी के मतलब शासनकाल में इस वंश का संस्थापक थे। उसके बाद पुलिकेशिन जो प्रथम ने ही बदामी को अपनी राजधानी बनाया था। इसके बाद अगला शासक कृतिवर्मन, जो कृतिवर्मन का पुत्र था, वो द्वितीय पुलिकेशिन द्वितीय था। इसके बाद अगला जो शासक आता है जिसका नाम कृतिवर्मन था। अगला शासक कृतिवर्मन का जो पुत्र होता है वो पुलकेशिन द्वितीय था। तो दोस्तों हमने देखा पुलकेशिन प्रथम के बारे में। पुलकेशिन प्रथम कुछ नहीं किया, वो बदामी को अपनी राजधानी बनाया। अगला शासक आता है पुलकेशिन द्वितीय जो कृतिवर्मन का पुत्र था। दोस्तों पुलकेशिन द्वितीय ने इसी ने ही नरसिंह वर्मन द्वितीय के शासनकाल में आक्रमण किया था। दोस्तों पुलकेशिन द्वितीय इस वंश का महान शासक था। इसने पश्चिम गंग वंश और कदम वंश और पुष्यमितु वंश के जो शासक हर्षवर्धन को युद्ध में पराजित किया था। दोस्तों हर्षवर्धन को उस युद्ध में किसने पराजित किया था? पुलकेशिन द्वितीय ने, और गंग वंश और कदम वंश को पराजित किया था। इसे परमेश्वर की उपाधि दिया गया। दोस्तों पुलकेशिन द्वितीय को परमेश्वर की उपाधि धारण की थी इसी युद्ध में। रविकृति के द्वारा लिखित है एहोल अभिलेख। तो एहोल अभिलेख किसके द्वारा लिखी है? रविकृति के द्वारा, और इसमें जानकारी मिलती है पुलकेशिन द्वितीय के बारे में। दोस्तों एहोल अभिलेख की जो भाषा है वो संस्कृत भाषा। एक तो दोस्तों जो भी द्रविड़ शैली से जो भी द्रविड़ लोग जो थे वो संस्कृत से परिचित थे, उस समय के जो भी अभिलेख मिलेगा वो संस्कृत भाषा में ही देखने को मिलेगा। तो दोस्तों अभी हम आगे देखते हैं चालुक्य जो नरेश पुलकेशिन द्वितीय ने हर्षवर्धन को पराजित किया था, इसका उल्लेख भी एहोल अभिलेख में मिलता है। और दोस्तों मतलब एहोल अभिलेख पुलकेशिन द्वितीय से ही संबंधित था। आगे चलकर पुलकेशिन द्वितीय ने बेंगी, जो कि आंध्र प्रदेश के नाम से जानते हैं, वो बेंगी को जीतकर अपने भाई विष्णुवर्धन को वहां का शासक नियुक्त किया। कहाँ को? बेंगी को। और इसी के साथ बेंगी चालुक्यों की शुरुआत हुई। इसके साथ बेंगियों के चालुक्यों की शुरुआत हुई बेंगियों से, जो कि बेंगियों में विष्णुवर्धन को शासक बनाया था। दोस्तों इस पुलकेशिन द्वितीय ने अपने शासनकाल में पल्लव वंश पर भी आक्रमण किया था। कि बताए थे कि नरसिंह द्वितीय के शासनकाल पल्लव शासक महेंद्र वर्मन को युद्ध में पराजित किया था। दोस्तों महेंद्र वर्मन के शासनकाल में मतलब आक्रमण किया था, महेंद्र वर्मन के शासनकाल में पुलकेशिन द्वितीय ने आक्रमण किया था और इसका बदला लिया था किसने? उसका पुत्र नरसिंह वर्मन प्रथम ने। पुलकेशिन द्वितीय को श्रीलंका के राजा के साथ मिलकर 642 ईस्वी में पराजित किया था। दोस्तों पुलकेशिन द्वितीय को श्रीलंका के राजा के साथ मिलकर 642 ईस्वी में पराजित किया था। किसको? मतलब पुलकेशिन द्वितीय को किसने पराजित किया था? नरसिंह वर्मन प्रथम ने। दोस्तों और अपनी राजधानी बदामी पर क्या कर लिया था? कब्जा कर लिया। किसने कब्जा किया था? नरसिंह वर्मन प्रथम ने। अब क्या होता है दोस्तों कि जब विजय हो जाती है तो नरसिंह वर्मन को बतापी को जीत लेता है, तो इसलिए उसे बतापी कोंड को उपाधि मिलता है और बाद में विक्रमादित्य प्रथम अगला शासक बनता है। विक्रमादित्य अगला शासक बना जिसे 654 ईस्वी में पल्लवों से बदला लिया था। दोस्तों उसी प्रकार से हम चोल साम्राज्य के जो अगला शासक बनता है वो विक्रमादित्य प्रथम बनता है और उसने 654 ईस्वी में पल्लव से बदला लेता है। इसके बाद क्या होती है कि विनयादित्य
विनयादित्य, विजयादित्य और विक्रमादित्य अगला शासक होता है। विक्रमादित्य के बाद होता है विनयादित्य, विजयादित्य और उसके बाद विक्रमादित्य द्वितीय अगला शासक हुए। इस वंश का अंतिम शासक कृतिवर्मन द्वितीय, जो कि कृतिवर्मन अगर हम बात करें तो कृतिवर्मन जो था उसकी पुलकेशी जो द्वितीय था उसका पिता था, और कृतिवर्मन द्वितीय जो था इस वंश का अंतिम शासक था, और कृतिवर्मन द्वितीय को दंती दुर्ग के युद्ध में पराजित किया था। दंती दुर्ग के युद्ध में पराजित कर राष्ट्रकूट वंश की स्थापना किया था। दोस्तों, राष्ट्रकूट वंश की स्थापना किया था। तो राष्ट्रकूट वंश की स्थापना किया, उसके बाद बेंगी के चालुक्य जो पूर्वी चालुक्य था, पुलकेशिन द्वितीय ने बेंगी मतलब आंध्र प्रदेश को जीतकर अपने भाई विष्णुवर्धन को वहां का शासक बना दिया। विष्णुवर्धन ने इस वंश का नींव रखी। विष्णुवर्धन ने अपनी राजधानी बेंगी को बनाया। अब विष्णुवर्धन वहां का राजा बनता है, वो क्या करता है कि वहां की अपनी राजधानी बनाता है, इसलिए बेंगी के चालुक्य कहलाए। बेंगी के चालुक्य कौन कहलाए? विष्णुवर्धन। इसी विष्णुवर्धन की पत्नी आयना महादेवी ने विजयवाड़ा में जैन मंदिर का निर्माण कराया था। दोस्तों, विष्णुवर्धन जो था उसका भाई था, वह भाई को आंध्र प्रदेश का राजा बनाया और उसने क्या किया, विजयवाड़ा में जैन मंदिर का निर्माण कराया था। यानी विजयवाड़ा में जैन मंदिर निर्माण चालुक्यों के शासनकाल में हुआ था। दोस्तों, आगे देखते हैं। जयसिंह प्रथम, इंद्रवर्धन, विष्णुवर्धन द्वितीय और जयसिंह द्वितीय और विष्णुवर्धन तृतीय इस वंश का प्रमुख शासक हुए। जयसिंह प्रथम, जय इंद्र विष्णु, जय इंद्र विष्णु, जय सिंह द्वितीय और विष्णुवर्धन तृतीय। हमने विष्णुवर्धन तृतीय इस वंश का प्रमुख शासक था, इंपोर्टेंट, और बाकी बहुत सारे शासक हुए। इस वंश का सबसे महान शासक की बात करें तो विजया तृतीय था। कौन था? विजया तृतीय, और इसने स्वयं को दक्षिणापथ का सबसे महानतम शासक घोषित किया था। दक्षिणापथ का सबसे महानतम शासक घोषित किसने किया था? तो विजया द्वितीय तृतीय ने, विजयादित्य तृतीय ने। प्रमुख पापनाथ मंदिर और विरूपाक्ष मंदिर का निर्माण, पापनाथ और विरूपाक्ष मंदिर का निर्माण चालुक्यों के शासनकाल में हुआ था। दोस्तों, आगे हम देखते हैं। अब हम देखते हैं दक्षिण भारत के राष्ट्रकूट वंश के बारे में। तो दोस्तों, जैसा कि हमने देखा दक्षिण भारत के राष्ट्रकूट वंश के बारे में, तो राष्ट्रकूट जो वंश होती है उसके बारे में देखते हैं। हमने देखा कि राष्ट्रकूट था वो किससे, तो उस द्वितीय से उसे ले लिया था, राष्ट्रकूट मंदिर का निर्माण कराया था, और राष्ट्रकूट वंश का उदय जो हुआ था चालुक्य से हुआ था। तो राष्ट्रकूट वंश जो होती है उसका उदय वातापी के चालुक्य से हुआ और इसका अंत कल्याणी चालुक्य के द्वारा ही हुआ। तो राष्ट्रकूट वंश की स्थापना दंती दुर्ग 735 से 756 ईस्वी में वातापी के चालुक्य के अंतिम शासक कृतिमान द्वितीय थी। कृतिमान द्वितीय इसी को हराकर राष्ट्रकूट वंश की स्थापना करके दंती दुर्ग को जीत लिया था, और वहां पे राष्ट्रकूट वंश की स्थापना करती है। राष्ट्रकूट वंश राजाओं ने अपनी राजधानी मान्यखेत को बनाया। किसको बनाया? मान्यखेत को। राष्ट्रकूट वंश ने अपनी राजधानी मान्यखेत को बनाया, और दंती दुर्ग के बाद इस वंश का अगला शासक कृष्ण प्रथम हुआ। कौन हुआ? कृष्ण प्रथम। कृष्ण प्रथम अपने शासनकाल में एलोरा के ठोस चट्टानों को कटवाकर एलोरा के कैलाश मंदिर का निर्माण करवाया था। किसने कहा था? कृष्ण प्रथम ने, जो कि राष्ट्रकूट वंश से संबंधित है। दंती दुर्ग के बाद अगला शासक बनता है कृष्ण प्रथम। इसके बाद जो शासक बनता है गोविंद द्वितीय, ध्रुव प्रथम, गोविंद तृतीय, अमोघवर्ष और कृष्ण तृतीय। इस प्रकार से ये शासक हुए। दोस्तों, आगे देखते हैं। ध्रुव को ही धरावर्ष के नाम से जाना जाता है। गोविंद तृतीय भी एक महान प्रतापी शासक था जो कि राष्ट्रकूट वंश से संबंधित था, जिसने पल्लव, पांडे और केरल प्रतिहार और गंगा शासकों को युद्ध में पराजित किया था। इसने गोविंद तृतीय। इसके बाद उसका पुत्र अमोघवर्ष इस वंश का अगला शासक हुआ। इसने कन्नड़ भाषा में कवि राजमार्ग की रचना किया था। किसने किया था? अमोघवर्ष ने। तो कवि राजमार्ग की रचना अमोघवर्ष के द्वारा किया गया था।
दोस्तों इसी अमोघ वर्ष ने क्या किया था कि मानखेत को अपनी राजधानी बनाया था। तो हमने जाना कि राष्ट्रकूट वंश की राजधानी कहाँ थी, तो मानखेत, जो कि बनाया था अमोघ वर्ष ने। इसके बाद इस वंश का अंतिम महानतम शासक कृष्ण तृतीय हुआ। तो दोस्तों, अगर हम राष्ट्रकूट वंश का अंतिम शासक बोले तो कृष्ण तृतीय, और प्रथम शासक बोले तो दंती दुर्ग। इस इसने रामेश्वरम में विजय स्तंभ और दिवाली की स्थापना किया था। दोस्तों, कृष्ण तृतीय ने विजय स्तंभ, दिवाले और रामेश्वरम जो स्थित होता है उसकी स्थापना करवाती है। इसी के दरबार में एक कन्नड़ भाषा के कवि पुण्य रहते हैं। कौन रहते हैं? पुण्य रहते हैं। और इन्होंने शांति पुराण की रचना किया था। किसने? पुण्य ने, जो कि कृष्ण तृतीय के दरबार में रहते थे। दोस्तों, एलोरा और एलिफेंटा की जो गुफाओं का निर्माण राष्ट्रकूट वंश के द्वारा शासनकाल में हुआ था। एलोरा में 34 शैलकृत गुफाएं हैं। 1 से लेकर 12 तक जो गुफा है वो बौद्ध की गुफा है। 13 से 29 तक की गुफा हिंदुओं की गुफाएं हैं, और 30 से 34 तक की गुफाएं जैनों की गुफा है। तो यहाँ पे बौद्ध, हिंदू, जैन की जो गुफाएं हैं वो स्थित है एलोरा एलिफेंटा, जो कि राष्ट्रकूट वंश के शासनकाल में हुआ था। वो 34 शैलकृत गुफाएं हैं। कितनी है? 34 है। और 34 में बौद्ध, हिंदू और जैन। 1 से 12 बौद्ध, 13 से लेकर 29 तक हिंदू, और 30 से 34 तक जैन। अब दोस्तों, हम आगे देखते हैं कल्याणी के चालुक्य वंश। कल्याणी के चालुक्य वंश, जिन चालुक्यों ने हैदराबाद में स्थित कल्याण को अपनी राजधानी बनाया, उन्हें कल्याणी के चालुक्य कहते हैं। जो हैदराबाद में स्थित है कल्याण, उसको राजधानी बनाया, इसलिए उसे हम कल्याणी के चालुक्य कहते हैं। और वेंगी के भी चालुक्य कहते हैं। 10वीं शताब्दी के अंत में इस वंश की स्थापना तिल्लप तृतीय ने की थी। 10वीं शताब्दी में जो कल्याणी के चालुक्य वंश है, इसकी स्थापना तिल्लप तृतीय ने की थी। तिल्लप प्रथम, तिल्लप द्वितीय और सत्ताश्रय जयसिंह द्वितीय और विक्रमादित्य षष्ठ ने सोमेश्वर तृतीय और तिल्लप तृतीय इस वंश का प्रमुख शासन हुआ करते थे। दोस्तों, हम थोड़ा सा देखते हैं शासक की छोटी मोटी बारे में। तो विक्रमादित्य श्रेष्ठ था इन सभी में सबसे महान प्रतापी शासक था। इसने कई बार कवियों को अपने दरबार में आश्रय दिया, मतलब स्थान दिया। इसके शासनकाल में शिक्षा और साहित्य के क्षेत्र में अच्छा खासा प्रसार हुआ था। इसके शासनकाल में विक्रमादित्य श्रेष्ठ के काल में, जो कहाँ के थे? तो कल्याण के। कल्याण कहाँ? हैदराबाद में। विक्रमादित्य श्रेष्ठ के ही शासनकाल में प्रसिद्ध कवि विज्ञानेश्वर बिल्हन रहा करते थे। बिल्हन किसके शासनकाल में रहा करते थे? तो विक्रमादित्य षष्ठ के शासनकाल में। और विज्ञानेश्वर बिल्हन ने विक्रमाचरित्र की रचना किया था। किसने? बिल्हन रे। और रहता था किसमें? विक्रमादित्य षष्ठ के शासनकाल में। विज्ञानेश्वर ने मिताक्षरा की रचना की। बहुत बार क्वेश्चन पूछा, मिताक्षरा की रचना किसने की? विज्ञानेश्वर ने। और विक्रमाचित्र की रचना किसने किया? बिल्हन ने, जो कि हिंदू वृद्धि ग्रंथ की रचना की थी। दोस्तों, आगे देखते हैं। इस वर्ष का अंतिम शासक तेलप तृतीय था, और इसके बाद यादव वंश आया। कौन सी वंश आया? यादव वंश। और चालुक्य वंश का पतन हो गया। अब दोस्तों, आगे देखते हैं चोल वंश को। तो दोस्तों, चोल वंश संगम काल में चोल वंश का उदय हुआ था 850 से 1279 ईस्वी के कार्यकाल। 3वीं शताब्दी के अंत में चोल वंश का पतन हो गया था। हमने बोला था कि 2री-3री शताब्दी में इसका अंत हो गया था, लेकिन पुनः ये फिर से इसका मतलब उदय हुआ। तो जो उदय हुआ, हमने बताया था कि 9वीं शताब्दी में इस वंश का फिर से उदय हुआ था। दोस्तों, 9वीं शताब्दी के चोल वंश का शासन तमिलनाडु के राज्य के अंदर ही सिमटा हुआ था। 9वीं शताब्दी में चोल साम्राज्य की स्थापना फिर से होती है, और वह विजयालय ने किया था। विजयालय ने किया था। दोस्तों, आदित्य प्रथम, प्रांतक प्रथम और राजराज प्रथम और राजधीराज प्रथम और राजेंद्र द्वितीय और वीर राजेंद्र और कुलोत्तुंग प्रथम और राजेंद्र तृतीय इस वंश का प्रमुख शासक थे। दोस्तों, अब हम बात करते हैं विजयालय की, जो कि 9वीं शताब्दी में चोल साम्राज्य की स्थापना किया था। विजयालय, जो कि 9वीं शताब्दी में चोल साम्राज्य की स्थापना किया। तंजौर को जीतकर, किसको? तंजौर को जीतकर उसने अपनी राजधानी बनाया था। इसके बाद आदित्य प्रथम का पुत्र क्या होती है? आदित्य प्रथम का पुत्र जो होता है प्रांतक प्रथम, वो चोल साम्राज्य का अगला शासक बनता है। अब हम देखेंगे प्रांतक प्रथम के बारे में। तो दोस्तों, प्रांतक प्रथम जो होता है वो इसके शासनकाल में राष्ट्रकूट शासक कृष्ण तृतीय ने आक्रमण किया था। दोस्तों, प्रांतक प्रथम के शासनकाल में
जो राष्ट्रकूट के शासक, जो अंतिम शासक कृष्ण तृतीय था, उसने आक्रमण करता है और इस युद्ध में परांतक प्रथम का पुत्र मारा गया। परांतक प्रथम का पुत्र मारा गया और चोलों की बुरी तरह से हार हो गई थी। फिर से दोस्तों जब उदय हुआ 9वीं शताब्दी में, फिर से क्या होती है कि चोल को बुरी तरह से हार होती है और इतिहास में यह लड़ाई तक्कुलम, किसके नाम, तक्कुलम के युद्ध के नाम से जाना जाता है। तो तक्कुलम का युद्ध हुआ था किसके किसके बीच में, तो चोलो और राष्ट्रकूट के बीच में, जो कि कृष्ण द्वितीय ने इसे बुरी तरह से पराजित कर दिया था। हमने देखा कि 9वीं शताब्दी में फिर से दोबारा चालुक्य वंश की स्थापना होती है, जो विजयालय के द्वारा किया गया था। और उसके बाद क्या होती है कि उसकी एक शासक होती है जो परांतक प्रथम, वह क्या करती है कि इसके मतलब उसके शासनकाल में कृष्ण तृतीय आक्रमण करता है और उसको पूरी तरह से पराजित कर देता है, जिसे तक्कुलम के युद्ध के नाम से जाना जाता है। अब हम देखेंगे दोस्तों राजराज प्रथम, जो एक चालुक्य वंश का शासक था। तो दोस्तों राजराज प्रथम इस वंश का सबसे शक्तिशाली शासक था। यह शैव धर्म का अनुयायी था। क्वेश्चन बहुत बार पूछता है कि राजराज प्रथम किस वंश का अनुयायी था, तो शैव धर्म का। इसी के शासनकाल में चोल साम्राज्य की महानता का युग प्रारंभ हुआ था और इसी के समय में महानता का युग प्रारंभ हुआ था। दोस्तों इसी ने चीरों की 9 सेनाओं को युद्ध में पराजित किया था। किसने, तो किसने पराजित किया था, तो अभी हमने देखा कि जो पराजित किया था वो शैव धर्म का अनुयायी था, राजराज प्रथम ने। अब हम दोस्तों इसने क्या किया कि चालुक्य पांडे और मैसूर के गंगा राजाओं को युद्ध में पराजित किया था। दोस्तों इसने अपने शासनकाल में भूमि माप पद्धति कदम की शुरुआत की थी। इसने अपने शासनकाल में भूमि माप की जो सिस्टम थी वो कदम की शुरुआत किसने किया था, तो किया था जो राजराज प्रथम ने। तो राजराज प्रथम ने शुरुआत किया था कदंब की, जो कि कृषि भूमि माप से संबंधित है। इसी के शासनकाल में तंजौर के प्रसिद्ध मंदिर बृहदेश्वर की मंदिर, जिसे राजेश्वर का मंदिर का निर्माण हुआ था। किसके शासनकाल में, राजराज प्रथम के शासनकाल में। राजराज प्रथम ने अपने शासनकाल में श्रीलंका पर आक्रमण किया था किसमें, श्रीलंका पर, और इसके उत्तरी हिस्से पर कब्जा कर लिया था। दोस्तों आगे देखते हैं, श्रीलंका का पुराना नाम सिंहल था। क्या था, सिंहल था। श्रीलंका का पुराना नाम सिंहल था। इसके बाद इस वंश का अगला जो शासक बनता है वो राजेंद्र प्रथम बनता है। राजराज प्रथम के बाद अगला शासक राजेंद्र प्रथम बनता है। राजराज प्रथम के बाद अगला शासक राजेंद्र प्रथम बनता है। तो दोस्तों राजेंद्र जो प्रथम होता है वो पूरे चोल साम्राज्य में सर्वाधिक प्रसार इसी के शासनकाल में देखने को मिलता है। किसके शासनकाल में, राजेंद्र प्रथम के। इसने गंगे कोंड चोलपुरम को चोल साम्राज्य की नई है। देखो दोस्तों बहुत लंबा है। राजेंद्र प्रथम ने क्या किया, गंगे कोंड चोलपुरम को चोल की साम्राज्य की राजधानी बनाया। किसने, राजेंद्र प्रथम ने। दोस्तों इसके शासनकाल में चालुक्य जो शासक जयसिंह द्वितीय ने हमला किया। जो चालुक्य के जो राजा थे, शासक जयसिंह द्वितीय ने हमला किया, वह बुरी तरह से हार गया था। और वह क्या बुरी तरह से हार गया था और यह युद्ध इतिहास में मास के युद्ध से नाम से जाना जाता है। मास के युद्ध के नाम से जाना जाता है। राजेंद्र प्रथम एकमात्र ऐसा चोल शासक था। दोस्तों चालुक्यों ने जब आक्रमण किया था जयसिंह ने, तो इस युद्ध में बुरी तरह से हार चुका था और इसे युद्ध को हम मास के युद्ध के नाम से भी जानते हैं। जयसिंह किसके शासनकाल में आक्रमण किया था, तो राजेंद्र प्रथम के शासनकाल में, और इसी के युद्ध शासनकाल में आक्रमण करने के कारण लेकिन हमला किया पर पूरी तरह से क्या हार गया। इसीलिए इस युद्ध को हम मास्की के युद्ध के नाम से जानते हैं। राजेंद्र प्रथम एकमात्र ऐसा शासक था जिसने पूरा श्रीलंका पर जीता था। अब दोस्तों आगे देखते हैं, चोल राजा अपने अधिकारी को पहले घोषित कर देते थे और अधिकांश चोल काल के जो मंदिर भगवान शिव को समर्पित करता है। जैसे राजराज प्रथम ने जो बनवाया था बृहदेश्वर या राजराजेश्वर की मंदिर, उसको शिव को समर्पित करता है। दोस्तों आगे इसी प्रकार से हम दक्षिण भारत के जो शासक थे, जो राजवंश थे, उसके बारे में देखा। तो आप लोग एक बार जरूर संयम पाठशाला को लाइक एंड सब्सक्राइब जरूर कर दें।
थैंक यू।